माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। कभी कभी लगता है ना कि ये दिमाग एक ऐसा रेडियो स्टेशन है जो कभी बंद ही नहीं होता, बस 24 घंटे कुछ न कुछ बजता रहता है। कबीर के साथ भी आज कुछ ऐसा ही हो रहा था। रात के 2 बज रहे थे। बाहर पूरी दुनिया गहरी नींद में थी, लेकिन कबीर के कमरे की खिड़की से वो नीली रोशनी अभी भी झांक रही थी। वो बिस्तर पर लेटा हुआ अपने कमरे की छत को घूर रहा था, पर सच तो ये है कि उसे छत दिख ही नहीं रही थी। उसे दिख रहे थे कल के वो काम जो अभी तक पूरे नहीं हुए थे। उसे सुनाई दे रही थी अपने बॉस की वो आवाज जिसने शाम को सबके सामने उसे टोका था, और उसे महसूस हो रहा था वो एक अजीब सा भारीपन जो सीने में पत्थर की तरह जम गया था। हम अक्सर सोचते हैं कि हम इसलिए दुखी हैं क्योंकि बाहर कुछ गलत हो रहा है, पर कबीर को यह एहसास नहीं था कि असली जंग बाहर नहीं बल्कि उसके सर के अंदर चल रही है। अजीब बात है ना कि जब हम छोटे थे तो चोट लगती थी तो रो लेते थे और फिर भूल जाते थे, पर अब कोई फिजिकल चोट नहीं है, फिर भी एक गहरा दर्द है जिसे हम साइकोलॉजिकल सफरिंग कहते हैं। कबीर को लग रहा था कि उसका स्ट्रेस उसके काम की वजह से है, उस डेडलाइन की वजह से है जो कल सुबह खड़ी है। पर अगर गौर से देखा जाए तो डेडलाइन तो बस एक तारीख है, वो तो शांत खड़ी है। सारा शोर तो कबीर का अपना दिमाग मचा रहा है। ये ऐसा ही है जैसे किसी ने हमें एक तीर मारा हो, जो कि कड़वा सच है या कोई बुरी घटना है। वो पहला तीर दर्द देता है, उसे टाला नहीं जा सकता। पर हम क्या करते हैं? हम खुद अपने हाथों से एक दूसरा तीर उठाते हैं और उसी घाव में दोबारा मार लेते हैं। ये दूसरा तीर है हमारा थिंकिंग, उस घटना के बारे में घंटों सोचना, खुद को कोसना और भविष्य के डरावने सपने देखना। कबीर भी वही कर रहा था। वो दूसरा तीर खुद को बार बार मार रहा था और शिकायत कर रहा था कि दर्द क्यों हो रहा है। अगले दिन सुबह कबीर जब पार्क में एक बेंच पर बैठा था, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ बता रहे थे कि रात कैसी बीती है। वही बगल में एक बुजुर्ग आदमी बैठे थे जो बस शांति से सामने उड़ती हुई तितलियों को देख रहे थे। उनका नाम जोसेफ था, पर कॉलोनी में सब उन्हें प्यार से जो कहते थे। जो के चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जैसे उनके पास दुनिया का कोई बहुत बड़ा राज हो। कबीर ने उनकी तरफ देखा और बेसाख्ता पूछ लिया, सर, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? क्या आपको कभी चिंता नहीं होती कि कल क्या होगा? जो धीरे से मुस्कुराए और बोले, बेटा, चिंता तो तब होगी ना जब मैं कल में रहूंगा। मैं तो अभी यहां इस बेंच पर बैठा हूं। तुम कहां हो? कबीर झेम गया। वो सच में वहां नहीं था। उसका शरीर बेंच पर था, पर उसका मन कल सुबह की मीटिंग में खड़ा था। जो ने कबीर को एक बात समझाई जो उसे काफी अजीब लगी। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो थॉट से बनी है, रियलिटी से नहीं। कबीर को लगा ये क्या दार्शनिक बातें कर रहे हैं, पर जो ने एक मिसाल दी। उन्होंने कहा, सोचो तुम और तुम्हारा दोस्त एक ही फिल्म देख रहे हो। तुम्हें वो फिल्म बोरिंग लग रही है और उसे बहुत रोमांचक। फिल्म तो वही है, स्क्रीन वही है, डायलॉग वही है, तो फर्क कहाँ है? फर्क तुम्हारे इंटरप्रिटेशन में है। कबीर को धीरे धीरे समझ आने लगा कि उसकी जॉब स्ट्रेस नहीं दे रही थी, बल्कि जॉब के बारे में उसका थिंकिंग उसे निचोड़ रहा था। वो जिसे हकीकत समझ रहा था वो तो बस उसके दिमाग का एक फिल्टर था। हकीकत तो ये थी कि वो एक पार्क में बैठा था, धूप खिली थी और चिड़िया चहक रही थी, पर उसके थिंकिंग के फिल्टर ने उस पूरी खूबसूरती को धुंधला कर दिया था। हमारा ये जो दिमाग है ना, ये सर्वाइवल के लिए बना है, फुलफिलमेंट के लिए नहीं। पुराने जमाने में जब हम जंगलों में रहते थे तो दिमाग का काम था हमें हर झाड़ी के पीछे छिपे खतरे से आगाह करना। आज जंगल तो खत्म हो गए, पर दिमाग की वो आदत नहीं गई। अब वो ऑफिस की ईमेल को शेर समझ लेता है और किसी के छोटे से कमेंट को हमला मान लेता है। कबीर को महसूस हुआ कि वो हर वक्त एक फाइट और फ्लाइट मोड में जी रहा था। उसका शरीर हमेशा चौकन्ना रहता था, जैसे कोई बड़ी मुसीबत आने वाली हो।
पर असल में कोई मुसीबत बाहर नहीं थी। बस उसका दिमाग पुराने यादों और भविष्य के डरों की खिचड़ी पका रहा था। जो ने कहा, बेटा, अगर तुम बस जीना चाहते हो तो सर के अंदर की इस आवाज को मालिक मत बनने दो, इसे बस एक नौकर रहने दो। एक और मजेदार एहसास कबीर को तब हुआ जब जो ने उसे थॉट और थिंकिंग के बीच का फर्क बताया। यह सुनना थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर है बहुत सिंपल। थॉट वो कच्चे माल की तरह है जो हमारे अंदर खुद ब खुद आता है, जैसे अचानक कोई आइडिया आ जाना या किसी पुराने दोस्त की याद आ जाना। इसमें कोई मेहनत नहीं लगती, ये तो कुदरत का उपहार है। पर थिंकिंग वो मेहनत है जो हम उस थॉट पर करते हैं। हम उस एक विचार को पकड़ लेते हैं और फिर उस पर जजमेंट पास करते हैं, उसे कुरेदते हैं और फिर एक पूरी कहानी बुन लेते हैं। कबीर ने गौर किया कि जब वो बस एक नया आइडिया सोचता था तो उसे अच्छा लगता था, लाइट महसूस होता था। पर जैसे ही वो उस पर थिंकिंग शुरू करता था कि अरे ये तो चलेगा नहीं, लोग क्या कहेंगे, मेरे पास तो पैसे ही नहीं, वैसे ही वो भारीपन लौट आता था। जो ने उसे समझाया कि थिंकिंग असल में एक मैनुअल एफर्ट है जो हमारी पूरी एनर्जी सोख लेता है। ये ऐसा है जैसे हम पानी के एक प्याले में धूल घुला रहे हों। हम जितना उसे साफ करने की कोशिश करेंगे उतनी ही धूल और उड़ेगी। कबीर अक्सर अपनी समस्याओं को सोचकर सुलझाने की कोशिश करता था, पर वो जितना सोचता था उलझन उतनी ही बढ़ती जाती थी। उसे लगा था कि सोचना ही अक्लमंदी है, पर उसे आज समझ आया कि असली समझदारी तो तब आती है जब ये शोर शांत होता है। जब हम सोचना बंद करते हैं तभी हमें वो चीजें दिखती हैं जो हमेशा से वही थी, जैसे शांति, प्यार और खुशी। ये हमारे डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं, इन्हें कहीं से लाना नहीं पड़ता, बस ऊपर जमी सोच की धूल को हटने देना होता है। पार्क में बैठे बैठे कबीर ने एक गहरी सांस ली। उसे पहली बार महसूस हुआ कि हवा कितनी ताजी है। जो ने उसे बताया कि हमारी नेचुरल स्टेट एक छोटे बच्चे जैसी होती है। एक बच्चा क्या कभी चिंता में डूबा रहता है कि कल दूध मिलेगा या नहीं? वो तो बस है, वो खुशी में जीता है क्योंकि उसके पास अभी थिंकिंग का वो भारी बोझ नहीं है। हम भी वैसे ही पैदा हुए थे, पर धीरे धीरे हमने अपनी खुशियों को शर्तों से बांध दिया। अगर मुझे ये प्रमोशन मिलेगा तो मैं खुश होऊंगा, अगर वो मुझसे बात करेगी तो शांति मिलेगी। पर शांति तो अभी भी है, बस हमने उस पर विचारों का एक बड़ा सा बांध बना दिया है। जो ने कहा, बेटा, बस ये जान लो कि तुम्हारी हर बुरी भावना का जड़ सिर्फ तुम्हारी सोच है और कुछ भी नहीं। कबीर को लगा जैसे उसके कंधों से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उसे ये समझ आ गया कि उसे अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए और सोचने की जरूरत नहीं है, बल्कि कम सोचने की जरूरत है। उसे ये राज मिल गया था कि वो अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं है। वो चाहे तो उस दूसरे तीर को मारना बंद कर सकता है, पर यह सफर अभी शुरू ही हुआ था। पुरानी आदतें इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ती। कबीर को लगा कि क्या ये इतना आसान है? क्या सिर्फ ये जान लेने से सब बदल जाएगा? जो ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सच्चाई हमेशा सरल होती है कबीर, पर हमारा अहंकार उसे मुश्किल बनाना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर सब कुछ इतना आसान है तो उसकी क्या जरूरत। उस दिन जब कबीर घर लौटा, उसने अपना लैपटॉप खोला, पर इस बार एक अलग तरीके से। उसने वो ईमेल पढ़ी, पर उस पर कोई कहानी नहीं बुनी। उसने बस उसे एक काम की तरह देखा, किसी खतरे की तरह नहीं। उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर एक खाली जगह बन गई है, जहां पहले सिर्फ शोर था। वो रात कबीर को वैसी बेचैनी नहीं हुई। उसने अलार्म लगाया और फोन दूर रख दिया। उसे पता था कि कल सुबह फिर से दिमाग अपनी पुरानी चालें चलेगा, उसे फिर से डराने की कोशिश करेगा। पर अब कबीर के पास एक हथियार था, जागरूकता। उसे पता था कि वो जो भी महसूस करेगा वो बाहर की दुनिया की वजह से नहीं, बल्कि उसके अंदर चलने वाले विचारों की वजह से होगा।
ये छोटी सी समझ ही उसके नए जीवन की पहली सीढ़ी थी। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक में कबीर की ये कहानी अभी जारी है। क्या वो अपनी इस नई समझ को अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में बरकरार रख पाएगा? क्या वो उस एम्प्टी बोट वाले राज को समझ पाएगा जहां गुस्सा और चिड़चिड़ाहट सिर्फ हमारी अपनी प्रतिक्रिया होती है? ये सब हम जानेंगे आगे। याद रखिएगा, आप भी अपनी हर परेशानी से सिर्फ एक विचार की दूरी पर हैं। जब आप सोचना बंद करते हैं तभी आपकी असली खुशियां शुरू होती हैं। कबीर के लिए वो सुबह कुछ अलग थी, जैसे बरसों बाद किसी ने खिड़की के पुराने पर्दे हटा दिए हों और ताजी धूप अंदर आई हो। ऑफिस जाते वक्त मेट्रो की उस भीड़ में जहां पहले उसे हर धक्का एक निजी हमले जैसा लगता था, आज वो बस शांत खड़ा था। उसे जोसेफ की वो बात याद आ रही थी कि हम हकीकत में नहीं बल्कि अपने विचारों की बनाई एक काल्पनिक दुनिया में रहते हैं। उसने अपने आसपास देखा, कोई फोन में डूबा हुआ परेशान दिख रहा था, कोई घड़ी देख रहा था और कोई बस शून्य में ताक रहा था। कबीर को एहसास हुआ कि ये सब एक ही ट्रेन में है, एक ही हवा में सांस ले रहे हैं, लेकिन हर किसी की दुनिया अलग है क्योंकि हर किसी की थिंकिंग अलग है। तभी अचानक एक आदमी उससे टकराया और माफी मांगे बिना आगे बढ़ गया। कबीर को महसूस हुआ कि उसके अंदर गुस्से का एक गुबार उठने ही वाला था, पर तभी उसे खाली नाव वाली वो पुरानी कहानी याद आ गई जो उसने कहीं सुनी थी। सोचो, तुम एक झील के बीचों बीच अपनी नाव में शांत बैठे हो और तभी एक दूसरी नाव तुम्हारी नाव से टकरा जाए। तुम्हें कितना गुस्सा आएगा उस आदमी पर जो नाव चला रहा है। तुम चिल्लाओगे, उसे भला बुरा कहोगे, पर जैसे ही तुम देखते हो कि वो नाव तो खाली है, वो तो बस हवा के झोंके से बहकर आ गई थी, तुम्हारा सारा गुस्सा भाप बनकर उड़ जाता है। कबीर ने गहराई से महसूस किया कि वो आदमी जिसने उसे धक्का दिया वो भी उस खाली नाव जैसा ही है। असल में गुस्सा उस आदमी की वजह से नहीं आ रहा था, बल्कि कबीर की अपनी रिएक्शन की वजह से था। अगर नाव खाली है तो गुस्सा किस पर? और सच तो यह है कि हम सब अंदर से खाली नाव जैसे ही हैं, बस अपने विचारों के बोझ तले दबे हुए। कबीर मुस्कुरा दिया। उसने तय किया कि वो अपनी शांति की चाबी किसी अजनबी के हाथ में नहीं देगा। ऑफिस पहुंचते ही काम का वही पुराना पहाड़ उसका इंतजार कर रहा था। पहले कबीर इन फाइलों को देखकर घबरा जाता था। उसे लगता था कि काम उसे खत्म कर देगा, पर आज उसने एक गहरा पॉज लिया। उसे जोसेफ की वो बात याद आई कि हमारा मन एक स्पीडोमीटर की तरह होता है, जितनी ज्यादा थिंकिंग उतना ज्यादा स्ट्रेस। कबीर ने गौर किया कि जब वो सोचता था ये काम कैसे होगा, इतना सारा बाकी है, तो उसके मन का कांटा रेड जोन में चला जाता था। पर जैसे ही वो सिर्फ काम करना शुरू करता था बिना किसी फालतू सोच के, तो वही काम खेल जैसा लगने लगता था। उसे समझ आया कि पीक परफॉर्मेंस का राज ज्यादा मेहनत में नहीं बल्कि नॉन थिंकिंग की स्थिति में है। जब हम जोन में होते हैं तो विचार बीच में नहीं आते, बस काम होता है। दोपहर के खाने पर उसका दोस्त समीर काफी परेशान दिख रहा था। समीर अपनी लाइफ के किसी बड़े फैसले को लेकर उलझा हुआ था। क्या उसे अपनी नौकरी छोड़कर अपना सपना पूरा करना चाहिए? समीर घंटों से प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बना रहा था, लोगों से सलाह ले रहा था, पर उसकी उलझन कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी। कबीर ने उसे देखा और मन ही मन सोचा कि समीर ठीक वैसी ही गलती कर रहा है जैसी वो खुद कल तक कर रहा था। समीर गंदे पानी के उस कटोरे को साफ करने के लिए उसमें हाथ डाल डालकर और कचरा ऊपर ला रहा था। कबीर ने समीर से बस इतना कहा, भाई तू थोड़ा शांत बैठ जा, पानी को स्थिर होने दे, कचरा अपने आप नीचे बैठ जाएगा और तुझे रास्ता साफ दिखने लगेगा। समीर को यह बात थोड़ी अजीब लगी, पर कबीर जानता था कि हमारी इनर विजडम तभी बोलती है जब बाहर का शोर शांत हो। कबीर को एहसास हुआ कि हम अपनी समस्याओं को सोचकर सुलझाने की कोशिश करते हैं, जबकि सोचना ही समस्या की जड़ है। ये बिल्कुल दलदल यानी
क्विकसैंड जैसा है। दलदल में आप जितना हाथ पैर मारोगे, जितना संघर्ष करोगे, उतनी ही तेजी से नीचे धंसते जाओगे। बाहर निकलने का एक ही तरीका है, हलचल बंद कर दो, शांत हो जाओ और अपने शरीर को कुदरती तौर पर ऊपर आने दो। कबीर को समझ आया कि जब भी वो किसी मुसीबत में फंसे तो उसे दिमाग पर जोर नहीं डालना है, बल्कि बस रुक जाना है। उसे अपनी नेचुरल बॉयंसी पर भरोसा करना सीखना होगा, उस ताकत पर जो बिना किसी कोशिश के उसे शांति की सतह पर वापस ले आती है। शाम को जोसेफ से दोबारा मुलाकात हुई। इस बार वो पार्क की एक मूर्ति के पास खड़े थे। कबीर ने उनसे पूछा, सर, ये सब काम कैसे करता है? ये विचार कहां से आते हैं और हम दुखी क्यों महसूस करते हैं? जोसेफ ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, कबीर, ये सारा खेल 3 सिद्धांतों का है, माइंड, कॉन्शियसनेस और थॉट। उन्होंने इसे एक टीवी और डीवीडी प्लेयर की मिसाल से समझाया। कॉन्शियसनेस यानी चेतना वो टीवी की स्क्रीन है जो हमें सब कुछ महसूस करने की ताकत देती है। थॉट वो डीवीडी है जिसमें सारी जानकारी और कहानियां भरी हुई है। और यूनिवर्सल माइंड वो बिजली है जो इन सब को चला रही है, वो ऊर्जा जो हर चीज के पीछे है। कबीर को यह बात गहराई से लगी। हम फिल्म नहीं है, हम बिजली भी नहीं है, हम तो वो स्क्रीन है जिस पर फिल्म चल रही है। अगर फिल्म दुख भरी है तो इसका मतलब यह नहीं कि स्क्रीन खराब है। फिल्म खत्म होगी तो स्क्रीन फिर से साफ और शांत हो जाएगी। जोसेफ ने आगे बताया कि हमारी असली समस्या यह है कि हम उस डीवीडी को सच मान लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि विचार सिर्फ मेंटल रॉ मटेरियल है जिनसे हम अपनी दुनिया बुनते हैं। कबीर ने गौर किया कि जब वो अपने विचारों को तथ्य या फैक्ट मानना छोड़ देता है तो उनका असर भी खत्म हो जाता है। उसे एहसास हुआ कि दुख विचारों की वजह से नहीं, बल्कि विचारों पर यकीन करने की वजह से होता है। जैसे ही वो अपनी उस पुरानी थिंकिंग को ढीला छोड़ता था, उसे एक असीम शक्ति महसूस होती थी, जैसे वो खुद कायनात का एक हिस्सा हो। ये सेपरेटनेस का भाव सिर्फ उसकी सोच की वजह से था, वरना कुदरत में तो सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पार्क से लौटते वक्त कबीर ने एक कुत्ते को देखा जो मजे से अपनी पूंछ हिला रहा था। उसने सोचा कि क्या ये कुत्ता भी सोचता होगा कि कल मुझे खाना मिलेगा या नहीं, या लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। नहीं, वो बस है। हमारी थिंकिंग ही वो एकमात्र चीज है जो हमें अपनी कुदरती शांति से दूर ले जाती है। कबीर को समझ आया कि वो जिसे इंटेलिजेंस या अक्लमंदी समझता था, वो अक्सर सिर्फ ईगो की चालाकी थी जो उसे सुरक्षित रखने के बहाने डरा कर रखती थी। दिमाग का काम सिर्फ जिंदा रखना है, खुश रखना नहीं। खुश रहने की जिम्मेदारी तो कबीर की अपनी थी, और वो जिम्मेदारी थी दिमाग के शोर के पार जाने की। रात को सोने से पहले कबीर ने अपनी डायरी में लिखा कि आज उसने सबसे बड़ी जंग नहीं जीती, बल्कि जंग लड़ना ही छोड़ दिया। उसने महसूस किया कि क्लैरिटी या स्पष्टता उसका फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग है। जैसे ही विचारों का तूफान थमता है, वो खुद ब खुद शांत हो जाता है। उसे अब ये फिक्र नहीं थी कि कल क्या होगा, क्योंकि उसे राज पता चल गया था कि वो हमेशा अपनी शांति से सिर्फ एक विचार की दूरी पर है। अगर रात काली है तो इसका मतलब ये नहीं कि सूरज गायब हो गया है। सूरज तो वही है, बस अभी दिख नहीं रहा। कबीर ने अपनी आंखें बंद की और उस ग्रेट नथिंगनेस के एहसास में डूब गया जहां से सारी रचना शुरू होती है। कबीर का यह बदलाव क्या उसके दफ्तर के बड़े प्रोजेक्ट्स और मुश्किल रिश्तों को संभाल पाएगा? जब जिंदगी उसे दोबारा दलदल में खींचने की कोशिश करेगी तो क्या वो अपनी क्विकसैंड वाली सीख याद रख पाएगा? ये सब हम जानेंगे कबीर के अगले सफर में। कबीर की जिंदगी में अब बदलाव के बीज साफ दिखने लगे थे। ऑफिस में लोग उसे अब एक अलग नजर से देखने लगे थे। जहां पहले वो हर छोटी बात पर झुंझला जाता था, अब उसके चेहरे पर एक ऐसी स्थिरता थी जो दूसरों को हैरान कर देती थी। इसे देखकर बॉस ने उसे एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंप दी।
एक ऐसा काम जिसे पूरा करना कंपनी के लिए साख का सवाल था। अचानक सब लोग उसे एक स्टार की तरह देखने लगे थे। पर जानते हो, सफलता की सबसे कड़वी बात क्या है? ये अक्सर हमारे अंदर के उस पुराने ईगो को फिर से जगा देती है। कबीर को लगने लगा कि शायद अब वो कुछ खास बन गया है, और यहीं से उसके मन ने दोबारा खेल शुरू कर दिया। जोसेफ ने एक शाम उसे चाय पर बिठाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेटा सावधान रहना। ये जो तालियों की गूंज है ना, ये बहुत मीठी होती है, लेकिन ये अक्सर इंसान के अंदर के उस चौकन्ने सिपाही को सुला देती है। जोसेफ ने समझाया कि जब हम जीत रहे होते हैं, तब हमें अपने मन पर काबू रखने की और भी ज्यादा जरूरत होती है, ताकि हम जमीन पर टिके रहें। कबीर को महसूस हुआ कि पिछले कुछ दिनों से वो फिर से भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगा था। वो प्रोजेक्ट को लेकर गोल्स बना रहा था, पर उन लक्ष्यों में एक अजीब सी बेचैनी थी। जोसेफ ने मुस्कुराते हुए उसे एक बहुत गहरा राज बताया। उन्होंने कहा कि हमारे लक्ष्य दो तरह के होते हैं, एक जो डेस्परेशन यानी मजबूरी या कमी से पैदा होते हैं, और दूसरे जो इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा से आते हैं। कबीर जब डेस्परेशन से लक्ष्य बनाता था तो उसे हमेशा लगता था कि उसके पास समय कम है, उसे बहुत कुछ साबित करना है, और अंदर एक डर बना रहता था कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। ऐसे लक्ष्य हमेशा एक बोझ की तरह महसूस होते हैं, जैसे आप पहाड़ चढ़ रहे हो और आपकी पीठ पर पत्थरों से भरा बैग हो। जोसेफ ने कहा कि इस स्थिति में हम लक्ष्य को इसलिए पाना चाहते हैं ताकि हमें शांति या खुशी मिल सके, पर हकीकत यह है कि बाहरी सफलता कभी वो एहसास नहीं दे सकती। वही दूसरी तरफ होते हैं वो लक्ष्य जो इंस्पिरेशन से आते हैं। इसमें आप इसलिए कुछ नहीं करते क्योंकि आपको करना पड़ रहा है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आप करना चाहते हैं। ये एक कौन की तरह होता है। इसमें आप इसलिए काम नहीं करते कि आपको कुछ हासिल करना है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आप अंदर से इतना भरा हुआ महसूस कर रहे हैं कि वो खुशी और रचनात्मकता बाहर निकलना चाहती है। कबीर को एहसास हुआ कि वो अपनी नौकरी छोड़ने या प्रमोशन पाने के बारे में इसलिए सोच रहा था ताकि वो उस तनाव से बच सके जो उसके अपने ही विचारों ने पैदा किया था। जोसेफ ने उसे टोकते हुए कहा, बेटा तुम जिस खुशी को बाहर ढूंढ रहे हो वो तो तुम्हारे अंदर के उस नॉन थिंकिंग वाले शांत कोने में पहले से मौजूद है। कबीर ने पूछा कि वो इस प्रेरणा वाली स्थिति में हमेशा कैसे रह सकता है। जोसेफ ने उसे एक एक्टिवेशन रिचुअल यानी सुबह की एक ऐसी दिनचर्या बनाने की सलाह दी जो उसे नॉन थिंकिंग की स्थिति में ले जाए। उन्होंने समझाया कि जैसे एक चलती हुई चीज अपनी गति बनाए रखती है, वैसे ही अगर हम दिन की शुरुआत शांति और बिना किसी फालतू सोच के करें तो पूरा दिन उसी लय में बीतता है। कबीर ने अगले दिन से सुबह उठते ही फोन चेक करना बंद कर दिया। उसने कुछ वक्त सिर्फ खामोशी में बिताया ताकि उसके मन में नई और डिवाइन सोच के लिए जगह बन सके। जोसेफ ने बताया कि थॉमस एडिसन और अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे लोग भी यही करते थे। एडिसन जब किसी मुश्किल में फंसते थे तो वो कुर्सी पर सो जाते थे ताकि उनका तर्क करने वाला दिमाग शांत हो जाए और उन्हें कुदरत से सीधा हल मिल सके। आइंस्टीन भी काम के बीच में वायलिन बजाने लगते थे ताकि उनके मन में उस ग्रेट नथिंगनेस के लिए जगह बने जहां से सारे आविष्कार होते हैं। कबीर को यह बात बहुत मजेदार लगी कि दुनिया के महानतम काम ज्यादा सोचने से नहीं बल्कि सोच को थामने से हुए हैं। जोसेफ ने उसे एक पुरानी मूर्ति दिखाई जो पार्क के कोने में पड़ी थी। उन्होंने कहा, कबीर क्या तुम्हें पता है कि एक मूर्तिकार पत्थर से मूर्ति कैसे बनाता है? वो पत्थर में कुछ जोड़ता नहीं है, वो बस उस फालतू पत्थर को काट देता है जो मूर्ति नहीं है। हमारा अनुशासन भी यही है, अपने अंदर से उस पुराने कचरे और फालतू की थिंकिंग को हटाना ताकि हमारी असलियत चमक सके। कबीर को अब ऑफिस की चुनौतियां वैसी डरावनी नहीं लगती थी। जब उसके सामने कोई मुश्किल आती तो वो फौरन उस पर विचार करना शुरू नहीं करता था। वो रुकता था,
अपने मन को साफ होने का समय देता था और अक्सर उसे वो हल मिल जाता था जो घंटों बहस करने से भी नहीं मिलता था। एक दिन ऑफिस में उसके एक जूनियर ने बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसकी वजह से कबीर को काफी नुकसान हो सकता था। कबीर को पुराना गुस्सा महसूस हुआ, पर तभी उसे शेक्सपियर की वो बात याद आई जो जोसेफ ने सुनाई थी। दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, हमारी सोच ही उसे वैसा बनाती है। उसने देखा कि वो जूनियर भी बस अपने विचारों के जाल में फंसा हुआ था, जैसे कबीर कभी हुआ करता था। कबीर ने चिल्लाने के बजाय उसे अपने पास बुलाया और बहुत शांति से समाधान पर बात की। उस जूनियर की आंखों में जो राहत और सम्मान था, वो कबीर के लिए किसी भी अवार्ड से बड़ा था। उसे समझ आया कि अनकंडीशनल क्रिएशन का मतलब है बिना किसी शर्त के, बिना किसी बदले की भावना के अपना बेहतरीन देना। शाम को घर लौटते हुए कबीर ने महसूस किया कि अब उसे अपनी सफलताओं का ढिंढोरा पीटने की जरूरत महसूस नहीं होती। जोसेफ ने उसे सिखाया था कि खामोशी में एक बहुत बड़ी ताकत होती है। जब आप अपनी प्रकृति के बारे में ज्यादा बात नहीं करते, तो आपकी ऊर्जा आपके अंदर ही रहती है और आपको और भी मजबूत बनाती है। कबीर अब अपने फ्यूचर सेल्फ को एक तोहफा दे रहा था, एक शांत और अनुशासित वर्तमान। उसे अब राज पता चल गया था कि असली लक्ष्य महंगे सामान में नहीं, बल्कि एक शांत और विचार मुक्त मन में है। कबीर की ये नई शांति उसे कहां लेकर जाएगी? क्या वो सफलता के इस नए शिखर पर टिक पाएगा, या फिर कॉम्प्लेसेंसी यानी संतोष का वो पुराना दुश्मन उसे फिर से नीचे खींच लेगा? और क्या होगा जब उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना पड़ेगा? कबीर का ये सफर अभी और भी गहरा होने वाला है। अगले कुछ हफ्ते कबीर के लिए एक इम्तिहान की तरह थे। ऑफिस का वो बड़ा प्रोजेक्ट अब अपने सबसे मुश्किल दौर में था। कबीर की मेज फाइलों और डेटा से भरी रहती थी और उसका दिमाग उन आंकड़ों को सुलझाने में दिन रात लगा रहता था। उसे लग रहा था कि जितना ज्यादा वो सोचेगा और एनालाइज करेगा, हल उतना ही जल्दी मिलेगा। पर हकीकत यह थी कि वो जितना ज्यादा दिमाग पर जोर देता, उतना ही उलझता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता सही है। लॉजिक कुछ और कह रहा था और उसका मन कुछ और। हम अक्सर ऐसी स्थितियों में खुद को फंसा हुआ पाते हैं जहां हमें लगता है कि बिना प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बनाए हम सही फैसला नहीं ले सकते। कबीर भी वही कर रहा था। वो हर किसी से सलाह ले रहा था, अपनी टीम से, दोस्तों से, यहां तक कि इंटरनेट पर भी जवाब ढूंढ रहा था। पर जितनी ज्यादा राय उसे मिल रही थी, उसका स्पीडोमीटर उतना ही ज्यादा रेड जोन की तरफ भाग रहा था। एक शाम जब वो थक कर चूर होकर जोसेफ के पास पहुंचा, तो जोसेफ ने उसकी तरफ देखकर बस एक सवाल पूछा, कबीर, क्या तुम उस छोटे से एहसास को सुन पा रहे हो जो तुम्हारे पेट में एक गुदगुदी की तरह उठ रहा है? कबीर चौंक गया। उसे याद आया कि जब वो प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहा था, तब उसे एक अजीब सा गट फीलिंग हुआ था, पर उसने उसे ये कहकर अनसुना कर दिया कि ये तर्कसंगत, लॉजिकल नहीं है। जोसेफ मुस्कुराए और बोले, बेटा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि इंट्यूटिव माइंड एक पवित्र उपहार है और रैशनल माइंड एक वफादार नौकर है। पर हमने एक ऐसा समाज बना लिया है जो नौकर की इज्जत करता है और उपहार को भूल गया है। उन्होंने कबीर को समझाया कि हमारी इंट्यूशन या अंतरात्मा की आवाज एक इनर जीपीएस की तरह होती है। ये जीपीएस आपको ये तो बता देता है कि मंजिल कहाँ है, पर यह कभी गारंटी नहीं देता कि रास्ता कैसा होगा या वो रास्ता दूसरों को लॉजिकल लगेगा या नहीं। कबीर ने अपनी उलझन जाहिर की कि अगर वो बिना सोचे फैसला ले लेगा, तो अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा? जोसेफ ने एक बहुत गहरी बात कही, बेटा, असली डर ये नहीं है कि फैसला गलत हो जाएगा। असली डर अननोन यानी अनजान का है। हम इंसानों की फितरत है कि हम उस चीज से डरते हैं जिसे हम प्रेडिक्ट या पहले से जान नहीं सकते। पर सच तो यह है कि दुनिया के सारे चमत्कार, मिरेकल्स
उसी अनजान रास्ते पर मिलते हैं जहां हमारी पुरानी थिंकिंग काम नहीं करती। जोसेफ ने कबीर को सिखाया कि उसका काम सिर्फ ये तय करना है कि उसे क्या, व्हाट चाहिए, कैसे, हाउ होगा, ये यूनिवर्स या कुदरत पर छोड़ देना चाहिए। हम अक्सर हाउ के चक्कर में इतने परेशान हो जाते हैं कि हम अपनी उस असीमित शक्ति, इन्फिनिट इंटेलिजेंस को भूल जाते हैं जो हमारे अंदर से बोल रही है। अगले दिन ऑफिस में कबीर ने एक साहसिक कदम उठाया। उसने अपनी उस पुरानी लॉजिकल रिपोर्ट को एक तरफ रखा और अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करते हुए एक नया क्रिएटिव प्लान पेश किया। उसकी टीम के कुछ लोग उसे शक की निगाह से देख रहे थे क्योंकि वो प्लान मेनस्ट्रीम सोच के खिलाफ था। पर कबीर के अंदर एक अजीब सी शांति थी। उसे अब बाहरी वैलिडेशन या दूसरों की मंजूरी की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। उसे जोसेफ की वो बात याद थी कि जब आप खुद पर यकीन करते हैं तो कुदरत आपके लिए दरवाजे खोलना शुरू कर देती है। उसने महसूस किया कि जब वो थिंकिंग छोड़कर ट्रस्ट करने लगा तो अचानक ऐसी चीजें होने लगी जिनका उसने अंदाजा भी नहीं लगाया था। कोई ऐसा क्लाइंट जिसे वो महीनों से ढूंढ रहा था खुद ब खुद सामने आ गया और टीम के बीच का तनाव भी धीरे धीरे कम होने लगा। कबीर को यह एहसास हुआ कि जब वो नॉन थिंकिंग या फ्लो की स्थिति में होता है तो वो अकेला नहीं होता, वो उस पूरी कायनात से जुड़ा होता है जहां से सारे बेहतरीन विचार आते हैं। उसे समझ आया कि फेथ यानी अटूट विश्वास का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा रास्ता दिख रहा हो, बल्कि इसका मतलब है कि आप पहला कदम उठाएं ये जानते हुए कि रास्ता खुद ब खुद आपके सामने खुलता जाएगा। कबीर ने देखा कि जब उसने अपनी सोच की सीमाओं, लिमिट्स को ढीला छोड़ा तो उसे वो हल मिलने लगे जो उसकी पुरानी यादों या अनुभवों में कहीं नहीं थे। ये ऐसा था जैसे उसने अपने दिमाग की उस जकड़न को छोड़ दिया हो जो उसे असीमित संभावनाओं, लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज तक पहुंचने से रोक रही थी। उस रात जब वो घर लौटा तो वो थका हुआ नहीं था, बल्कि उसमें एक अजीब सी ऊर्जा थी। उसने महसूस किया कि फॉलोइंग योर हार्ट कोई फिल्मी जुमला नहीं है, बल्कि एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका है जीने का। उसे अब ये डर नहीं था कि कल क्या होगा। उसे पता था कि चाहे जो भी स्थिति आए, उसकी इनर विजडम उसे सही वक्त पर सही रास्ता दिखा देगी। जोसेफ ने उसे एक आखिरी बात कही थी, कबीर, जब तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हो तो तुम भगवान के साथ एक पार्टनरशिप में होते हो और उस पार्टनरशिप में हार की कोई जगह नहीं होती। कबीर मुस्कुराया और गहरी नींद में चला गया, ये जानते हुए कि वो अब अपनी नाव को खुद नहीं खींच रहा, बल्कि वो उस यूनिवर्सल माइंड की लहरों पर आराम से बह रहा है। पर क्या कबीर की ये नई पार्टनरिंग विद इंट्यूशन उसके प्रोफेशनल रिश्तों में दरार डालेगी? क्या उसके आसपास के लोग जो अभी भी लॉजिकल दुनिया में जी रहे हैं उसे समझ पाएंगे? कबीर का यह सफर अब एक ऐसे मोड़ पर आने वाला था जहां उसे अपने रिश्तों की सच्चाई और उनमें छिपी अनकंडीशनल लव के महत्व को समझना होगा। सफलता की सबसे कड़वी बात जानते हो क्या है? वो कभी कभी आपको अपनी ही बनाई हुई ऊंचाइयों पर अकेला कर देती है। कबीर के साथ भी यही हो रहा था। ऑफिस में अब वो एक परफेक्ट इंसान माना जाता था, जिसकी मेज हमेशा साफ रहती और जिसके काम में कोई गलती नहीं होती। पर उसने गौर किया कि उसके पुराने दोस्तों और उसके बीच एक अनकही दीवार खड़ी हो गई है। शाम को जब वो ऑफिस की कैंटीन में अकेला अपनी कॉफी पी रहा था, उसने पास की मेज पर समीर को अपने जूनियर साथियों से बात करते सुना। समीर कह रहा था कि कबीर भाई अब इंसान नहीं रहे, वो तो एक रोबोट बन गए हैं जिन्हें सिर्फ काम और परफेक्शन दिखता है। कबीर को यह सुनकर दिल में एक गहरी चुभन महसूस हुई। क्या अनुशासन और शांति का मतलब यह है कि आप दूसरों के लिए पत्थर बन जाएं? क्या खुद को सुधारने की इस प्रक्रिया में वो रूखा होता जा रहा था? उस रात जब वो जोसेफ से मिला तो उसके मन में यही सवाल था। जोसेफ उस वक्त अपने घर के बगीचे में पौधों को पानी दे रहे थे। कबीर ने अपनी बेचैनी जाहिर की कि लोग अब उसे पसंद नहीं करते
क्योंकि वो बहुत सख्त होता जा रहा है। जोसेफ ने पाइप नीचे रखा और बहुत ही कोमलता से बोले कि कबीर, अनुशासन यानी डिसिप्लिन एक ऐसा उपहार है जो तुम खुद को देते हो, लेकिन दूसरों के लिए ये एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। जोसेफ ने कबीर को अनकंडीशनल लव यानी बिना शर्त प्यार का एक बहुत गहरा राज बताया। उन्होंने कहा कि हम अक्सर लोगों से प्यार करने के पीछे दर्जनों कारण या रीजंस जोड़ देते हैं, जैसे वो मेरी मदद करता है या उसका स्वभाव अच्छा है। पर कबीर, अगर तुम कारणों की वजह से प्यार करते हो तो तुम्हारा प्यार उन शर्तों का गुलाम हो गया है। अगर वो इंसान कल बदल गया तो क्या तुम उसे प्यार करना छोड़ दोगे? जोसेफ ने कबीर को समझाया कि असली प्यार वो है जो बिना किसी कारण के होता है, क्योंकि वो हमारे अंदर के उस असीमित स्रोत से आता है जहां कोई थिंकिंग नहीं होती। कबीर को अपनी गलती समझ आई। वो अनजाने में खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगा था, क्योंकि वो सुबह जल्दी उठता था और अपने विचारों पर काबू रखता था। उसने ये सोचना शुरू कर दिया था कि चूंकि वो मेहनत कर रहा है तो सबको वैसे ही करना चाहिए। जोसेफ ने धीमी आवाज में कहा कि एक रोशनी बनो जो रास्ता दिखाए, न कि वो जज जो सजा सुनाए। दूसरों पर अपनी सोच थोपना अनुशासन नहीं, बल्कि अहंकार यानी ईगो का एक नया रूप है। कबीर ने उस रात अपनी डायरी में लिखा कि उसे अपनी इस नई ताकत को करुणा और विनम्रता के साथ जोड़ना होगा। जोसेफ ने उसे पियानो के उदाहरण से एक और मजेदार बात सिखाई। उन्होंने कहा कि देखो कबीर, पियानो में 88 चाबियां होती हैं। हम किसी चाबी को गलत नहीं कह सकते, वो सिर्फ अलग अलग सुर है। वैसे ही जिंदगी में कोई भी फैसला या कोई भी इंसान पूरी तरह से गलत या सही नहीं होता। ये तो सिर्फ हमारी सोच है जो उन पर लेबल लगा देती है। अगर तुम लोगों को गलत या बुरा कहना छोड़ दो और उन्हें बस वैसे ही देखो जैसे वो हैं, तो तुम अपने अंदर एक असीम शांति महसूस करोगे। कबीर को समझ आया कि जब वो दूसरों को जज करना बंद कर देगा, तभी उसके मन में नए चमत्कारों के लिए जगह बनेगी। अगले दिन ऑफिस में उसने समीर को अपने पास बुलाया। समीर थोड़ा डरा हुआ था। उसे लगा फिर से डांट पड़ेगी, पर कबीर ने मुस्कुराकर उससे माफी मांगी और कहा कि समीर, काम तो बेहतर होता रहेगा, पर उससे ज्यादा जरूरी हमारा साथ है। उस पल समीर की आंखों में जो राहत थी, उसने कबीर को एहसास कराया कि असली जीत तो दिलों को जोड़ने में है। लेकिन फिर एक रात कबीर की सेहत बिगड़ गई। उसे बहुत तेज बुखार आया और उसका पूरा शरीर टूट रहा था। कबीर को बहुत गुस्सा और पछतावा महसूस होने लगा। उसे लगा कि उसका पूरा स्केड्यूल खराब हो गया है। वो अपनी साधना में हार गया है। वो बिस्तर पर लेटा हुआ खुद को कोस रहा था। तभी जोसेफ उससे मिलने आए। उन्होंने कबीर का हाथ थाम कर कहा कि कबीर, बीमार पड़ना कोई कमजोरी नहीं है, ये कुदरत का हिस्सा है। आज तुम्हारा सबसे बड़ा अनुशासन ये है कि तुम चुपचाप लेटे रहो और अपने शरीर को ठीक होने का मौका दो। जबरदस्ती काम करना अनुशासन नहीं, बल्कि मूर्खता है। जोसेफ ने उसे स्पेस फॉर मिरेकल्स के बारे में समझाया। उन्होंने कहा कि जैसे एक कप अगर पहले से भरा हो तो उसमें नई चाय नहीं डाली जा सकती, वैसे ही अगर तुम्हारा मन हमेशा करने के बोझ से भरा रहेगा तो उसमें कुदरत के नए विचार नहीं आ पाएंगे। ये बीमारी तुम्हें रुकने का और अपने अंदर झांकने का मौका दे रही है। कबीर को समझ आया कि कभी कभी रुकना भी उसी फ्लो का हिस्सा है। उसने अपनी बीमारी से लड़ना छोड़ दिया और उसे स्वीकार कर लिया। बुखार के उन 2 दिनों में कबीर ने बहुत आत्मचिंतन किया। उसे एहसास हुआ कि उसका ये सफर अब सिर्फ एक अच्छी नौकरी या अनुशासन के बारे में नहीं था, बल्कि ये तो एक लेगेसी बनाने के बारे में था। वो कैसा इंसान बनना चाहता है? जोसेफ ने एक बार कहा था कि तुम्हारा चरित्र ही तुम्हारी तकदीर है। कबीर को अब अपने फैसलों पर और भी ज्यादा भरोसा होने लगा था। उसने महसूस किया कि जब वो रिजल्ट की फिक्र छोड़ देता है और सिर्फ प्रोसेस का आनंद लेता है, तो उसे एक ऐसी आजादी महसूस होती है
जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसे ही जोसेफ अनकंडीशनल क्रिएशन कहते थे, बिना किसी लालच या डर के कुछ नया रचना। कबीर अब बुखार से उठकर जब खड़ा हुआ तो वो पहले से कहीं ज्यादा शांत और स्थिर था। उसे पता था कि आने वाले समय में और भी बड़े तूफान आएंगे, शायद सफलता छिन जाए या लोग साथ छोड़ दे, पर उसके अंदर का वो चैरियटियर अब पूरी तरह तैयार हो चुका था। उस शाम कबीर फिर से उसी टीले पर खड़ा था जहां से पूरा शहर जागता हुआ दिखता है। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा सरल और सुंदर हो गई है। मुश्किलें अब भी थी, पर उनके प्रति उसका नजरिया बदल गया था। उसने अपनी जेब से वो पुरानी घड़ी निकाली जो जोसेफ ने उसे दी थी। उस घड़ी की टिक टिक उसे याद दिला रही थी कि हर सेकंड उसके पास एक चुनाव है, या तो वो अपने विचारों का गुलाम बन जाए या फिर वो खुद उस वक्त का सारथी बने। कबीर ने अपनी आंखें बंद की और उस गहरे सन्नाटे को महसूस किया, जहां कोई चाहत नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी, बस एक पूर्णता थी। उसे समझ आ गया था कि असली मास्टरी तब आती है जब आप अपनी इच्छाओं को मारते नहीं हैं, बल्कि उन्हें सही दिशा देते हैं। कबीर अब अपनी जिंदगी के उस अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ने के लिए तैयार था, जहां उसे न सिर्फ खुद को संभालना था, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मशाल बनना था। क्या कबीर का ये शांत और निस्वार्थ स्वरूप उसे उसके जीवन के असली उद्देश्य तक पहुंचा पाएगा? और जोसेफ के जाने का वक्त जब करीब आएगा तो क्या कबीर उस लेगेसी को अकेले संभाल पाएगा? सफर जब शुरू हुआ था तो कबीर के लिए अनुशासन सिर्फ एक नियम था, एक ऐसी चीज जिसे उसे करना था। पर अब इतने महीनों के बाद उसे समझ आ रहा था कि अनुशासन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बाहर से ओढ़ते हैं। ये तो आपके अंदर से उगने वाली एक फसल है। एक सुबह जब धुंध अभी छटी नहीं थी, कबीर अपने जूते के फीते बांध रहा था। उसने गौर किया कि अब उसे खुद को धक्का नहीं देना पड़ता। उसका शरीर और उसका दिमाग अब दुश्मन नहीं रहे, वो अब एक ही टीम के खिलाड़ी बन गए थे। उसे याद आया कि जोसेफ ने एक बार एक सारथी का उदाहरण दिया था। हमारा मन उस सारथी की तरह है जिसके पास दो घोड़े हैं, एक हमारा शरीर और दूसरा हमारी भावनाएं। अगर सारथी कमजोर हो तो घोड़े उसे कहीं भी खींच ले जाते हैं, पर अगर सारथी मजबूत हो तो वो उन दोनों को एक ही दिशा में ले जा सकता है। कबीर ने महसूस किया कि अब उसके हाथ में वो लगाम आ गई थी। वो पार्क में पहुंचा तो देखा कि जोसेफ अपनी उस पुरानी बेंच पर नहीं थे। क्यारियां पानी से भीगी हुई थी, ताजी मिट्टी की महक हवा में थी, पर जोसेफ कहीं नहीं दिख रहे थे। कबीर को एक अजीब सी बेचैनी हुई। उसने पूरे पार्क का चक्कर लगाया और फिर देखा कि जोसेफ दूर एक ऊंचे टीले पर खड़े होकर शहर को जागते हुए देख रहे थे। उनकी कमर थोड़ी झुक गई थी, पर उनके खड़े होने के अंदाज में एक गौरव था। कबीर उनके पास जाकर खड़ा हो गया। जोसेफ ने बिना मुड़े कहा, देख रहे हो कबीर, ये शहर कितना शोर करता है, पर सूरज अपना काम कितनी खामोशी से करता है। उसे किसी की वाहवाही की जरूरत नहीं है, उसे कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए, वो बस अपनी ड्यूटी निभा रहा है। कबीर ने धीमे से पूछा, जोसेफ सर, क्या ये सफर कभी खत्म होता है? क्या कभी ऐसा दिन आता है जब हमें और मेहनत न करनी पड़े? जोसेफ मुस्कुराए और कबीर के कंधे पर हाथ रखा। कबीर, अनुशासन मंजिल नहीं है, ये तो जीने का एक तरीका है। जिस दिन तुम ये सोचना छोड़ दोगे कि मुझे ये करना पड़ रहा है और ये सोचने लगोगे कि ये मैं हूं, उस दिन तुम आजाद हो जाओगे। तुम जो रोज सुबह उठते हो, जो तुम सादा खाना खाते हो, जो तुम अपने गुस्से पर काबू पाते हो, ये सब अब तुम्हारी पहचान बन चुका है और पहचान को धोना नहीं पड़ता, उसे जिया जाता है। कबीर को महसूस हुआ कि उसकी आंखों में एक नमी थी। उसे वो दिन याद आए जब वो घंटों बिस्तर पर पड़ा रहता था, जब वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता था, जब उसकी जिंदगी में कोई दिशा नहीं थी,
जोसेफ ने उसे सिर्फ जल्दी उठाना नहीं सिखाया था, उन्होंने उसे जीना सिखाया था। जोसेफ ने आगे कहा, अब मेरा वक्त यहां पूरा हो गया है कबीर, कल मैं यहां नहीं रहूंगा, मैं अपनी जड़ों की तरफ लौट रहा हूं। यह सुनकर कबीर का दिल बैठ गया। जोसेफ उसके लिए सिर्फ एक मार्गदर्शक नहीं थे, वो उसके उस खालीपन का हिस्सा बन गए थे जिसे उन्होंने अनुशासन से भर दिया था। कबीर ने कहा, लेकिन आपके बिना मैं ये सब कैसे करूंगा? अगर मैं फिर से भटक गया तो? जोसेफ ने हंसते हुए कहा, तुम अब कभी नहीं भटकोगे, क्योंकि अब तुम्हारा गुरु तुम्हारे अंदर है। वो जो इनर स्टिलनेस तुमने कमाई है वही तुम्हारी रोशनी है। बस एक बात याद रखना, तुम्हारी नियति तुम्हारी आदतों में लिखी है। अगर तुम अपने आज पर काबू रख सकते हो तो कल हमेशा तुम्हारा होगा। उन्होंने कबीर को एक पुरानी बात याद दिलाई कि जो भी हो उसे स्वीकार करो और उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दो। अपनी नियति को स्वीकार करो और उसमें आगे बढ़ो। उस दिन के बाद जोसेफ नहीं आए। पार्क थोड़ा सूना लगने लगा, पर कबीर की दिनचर्या नहीं बदली। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं दौड़ता था, वो उस विरासत को आगे बढ़ा रहा था जो जोसेफ ने उसे दी थी। उसने समीर और दफ्तर के दूसरे लोगों की मदद करना जारी रखा। उसने देखा कि जब आप खुद पर शासन करना सीख जाते हैं तो लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। इसलिए नहीं कि आप ताकतवर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप स्थिर हैं। इस भागदौड़ भरी दुनिया में स्थिरता से बड़ी कोई चीज नहीं है। कबीर अब एक लीडर के रूप में उभर रहा था, पर वो एक ऐसा लीडर था जो शोर कम करता था और सुनता ज्यादा था। उसे समझ आ गया था कि असली सत्ता दूसरों पर हुक्म चलाने में नहीं, बल्कि खुद को आदेश देने में है। एक शाम कबीर वापस उसी टीले पर खड़ा था जहां वो आखिरी बार जोसेफ से मिला था। नीचे शहर की रोशनी टिमटिमा रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी अब कितनी सरल हो गई है। उलझनें अब भी आती थी, मुश्किलें अब भी थी, पर उनके प्रति उसका रवैया बदल गया था। वो अब समस्याओं को सजा की तरह नहीं, बल्कि एक टेस्ट की तरह देखता था। उसने सोचा कि अनुशासन असल में एक कवच की तरह है। ये आपको दुनिया की चोटों से नहीं बचाता, बल्कि उन चोटों के बावजूद आपको टूटने नहीं देता। जोसेफ ने उसे सिखाया था कि संयम ही वो गुण है जो बाकी सभी सिद्धांतों को मजबूत बनाता है। बिना अनुशासन के ज्ञान बेकार है। कबीर ने महसूस किया कि उसे अब वक्त देखने की जरूरत नहीं थी। उसकी जिंदगी अब एक लय में थी। वो जानता था कि कब रुकना है, कब चलना है और कब पूरी ताकत लगानी है। उसने महसूस किया कि असली मास्टरी तब आती है जब आप अपनी इच्छाओं को मारते नहीं हैं, बल्कि उन्हें सही दिशा देते हैं। कबीर ने अपनी जिंदगी के सुरों को ढूंढ लिया था। उसे अब किसी बाहरी दुनिया के इनाम की जरूरत नहीं थी। उसका अपना शरीर, उसका अपना शांत मन और उसकी अपनी अखंडता ही उसका सबसे बड़ा पुरस्कार था। वक्त बीतता गया और कबीर खुद अब किसी और के लिए जोसेफ बन चुका था। वो अब पार्क में टहलते वक्त उन युवाओं को देखता था जो थके हुए और भटके हुए लगते थे। वो उन्हें उपदेश नहीं देता था, वो बस अपनी शांति और अपने काम से उन्हें प्रेरित करता था। कबीर को समझ आ गया था कि उदाहरण देना ही सबसे बड़ी शिक्षा है। जोसेफ की वो बात हमेशा उसके साथ रही कि महानता का रास्ता बहुत संकरा होता है और उस पर केवल वही चल सकता है जिसके पास आत्मनियंत्रण हो। कबीर ने महसूस किया कि इस सफर में उसने जो सबसे कीमती चीज पाई थी वो थी आत्मसम्मान। जब आप खुद से किया गया वादा निभाते हैं तो आप अपनी नजरों में ऊंचे उठ जाते हैं, और जो इंसान खुद का सम्मान करता है उसे दुनिया के अपमान से डर नहीं लगता। अंधेरा गहरा रहा था, पर कबीर के अंदर एक साफ रोशनी थी। उसने एक गहरी सांस ली और ताजी हवा को अपने भीतर महसूस किया। उसने सोचा कि कितनी अजीब बात है, हम पूरी दुनिया को बदलना चाहते हैं पर खुद को बदलना भूल जाते हैं। जैसे ही हम खुद को बदलते हैं पूरी दुनिया बदली हुई लगने लगती है।
अनुशासन वो जादू नहीं है जो रातों रात सब ठीक कर दे। ये तो वो पत्थर है जिस पर हर रोज आपको अपनी धार तेज करनी पड़ती है। कबीर अब उस टीले से नीचे उतरने लगा। उसके कदम मजबूत थे और उसकी चाल में एक निश्चिंतता थी। उसे पता था कि कल सुबह फिर वही अलार्म बजेगा, फिर वही चुनौतियां आएंगी, पर अब वो तैयार था। वो अब अपनी नियति का गुलाम नहीं, उसका निर्माता था। नीचे पहुंचकर उसने मुड़कर एक बार फिर उस ऊंचे टीले को देखा। उसे लगा जैसे हवाओं में जोसेफ की आवाज गूंज रही हो, अनुशासन ही नियति है कबीर, कभी भूलना मत। कबीर मुस्कुराया और अपनी घर की ओर चल दिया। जिंदगी अब उसे एक पहाड़ नहीं बल्कि एक खूबसूरत खेल लग रही थी। एक ऐसा खेल जिसे वो अपने नियमों पर खेल रहा था। उसे समझ आ गया था कि संयम का मतलब खुद को रोकना नहीं बल्कि खुद को आजाद करना है उन सारी चीजों से जो हमें छोटा बनाती है। और उस आजादी में जो सुकून था वो दुनिया की किसी भी दौलत से कहीं बढ़कर था। कबीर ने अपनी आंखें बंद की और उस गहरे सन्नाटे को महसूस किया जहां कोई चाहत नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी, बस एक पूर्णता थी। सफर जारी था और अब यह सफर ही उसकी मंजिल थी। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है कि कबीर और जोसेफ की ये कहानी आपके भीतर भी उस सारथी को जगाएगी जो आपकी जिंदगी की लगाम थामने के लिए तैयार बैठा है। याद रखिए, अनुशासन कोई बोझ नहीं बल्कि वो पंख है जो आपको ऊंची उड़ान भरने की ताकत देता है। अपने आज को संभालिए, आपकी तकदीर खुद ब खुद संवर जाएगी।